जी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक कहानी ऐसी जिससे आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ ज़िंदगी में अपने सीख लेनी चाहिए। एक कहानी ऐसी जो हम सबको सिखाती है कि कैसे हमें ज़िंदगी में किसी भी पड़ाव, किसी भी मोड़ पे और कितनी भी तकलीफ़ें आने के बावजूद भी रुकना नहीं चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए, चाहे सामने से कितना मर्जी ना आ जाए, चाहे सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हो और दुनिया बोले कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा और हम उन तकलीफों से लड़के आगे चलते बढ़े। मैं बात कर रहा हूं जिस इंसान की, वो है जी सरफराज खान। सरफराज खान जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनको जी एक बहुत बड़ा सैल्यूट देना चाहूंगा। जब भी मैं इस बंदे की बात करता हूँ जी, मेरी आंखें भर आती है। इसीलिए मेरे को ये चश्मे पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इस कैमरा के उस पार ये ना दिख पाए ये कहानी सुनाते हुए मैं कितना ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना ज्यादा मैं अपने आप को रोते हुए रोक पाऊंगा ये कहानी सुनाते हुए। क्योंकि जी ये कहानी है उस सरफराज खान की जिसको हजारों रन मारने के बावजूद भी वो भारत टीम की कैप नहीं मिली, जिसको हजारों इंजरीज होने के बावजूद भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, जिसने सीजन दर सीजन हर साल रणजी ट्रॉफी में महीनों दर महीनों रनों की लड़ी लगा दी, उस बंदे को जगह नहीं मिली भारतीय टीम में। उनसे पहले कई लोग आए, कई लोगों पे सवाल उठे और वो सारे लोग आ रहे थे सिर्फ एक जगह से और वो थी दी इंडियन प्रीमियर लीग। जो भी यंग लड़का आईपीएल में अच्छा करता वो सारे फॉर्मेट्स में अपनी जगह बनवा लेता और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज खान मुंबई से जो आते हैं, उनके पिताजी उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जाते हैं। बहुत दफ़ा बहुत इंटरव्यूज़ में भी हमने उनको सुना है। लेकिन अगर मैं कहानी पे वापस आऊँ तो वो लड़का चुपचाप रेड बॉल क्रिकेट में मेहनत करता रहा, रन बनाता रहा। उसने एक सीजन 800-900 रन बनाए, उसने अगले सीजन 1000 रन बनाए, उसने ज़रूरी मुकाबलों में 100 बनाई और वो लगातार सिर्फ 100 नहीं, अब वो 200 भी बनाने लगा था। धीरे धीरे सरफराज खान की कहानी अब आगे बढ़ती जा रही थी और अब सरफराज की सिर्फ बातें नहीं चल रही थी, बल्कि सरफराज खान लगभग उस भारतीय कॉलअप के बहुत ज़्यादा करीब थे। जी फिर आई इंडिया की होम सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ। बहुत हल्ला गुल्ला था हर जगह बैट्स बॉल को लेके, विराट कोहली भी नहीं अवेलेबल थे इस सीरीज के लिए और अब सारी नजरें थी इंडियन सिलेक्टर्स और इंडियन कोच और कैप्टन रोहित शर्मा और सरफराज खान पे कि क्या अब जब विराट कोहली भी नहीं होने वाले, केएल राहुल भी नहीं होने वाले और इन खिलाड़ियों की देर मौजूदगी में क्या आखिरकार उस लड़के को अपना ड्यू मिलेगा और उसे इंडिया की कॉल अप मिलेगी। अफसोस एक बार फिर से जिंदगी ने रुख मोड़ लिया सरफराज खान की तरफ और बोला कि अभी नहीं। उनसे पहले देवदत्त पडिक्कल आ गए उस भारतीय टीम में और लोग इंजर हुए, तो फिर रजत पाटीदार आ गए और सारे लोग सिर्फ इसलिए आए क्योंकि ये लोग आईपीएल में बहुत अच्छा करते थे और आईपीएल के अपने चर्चों की वजह से टेस्ट टीम में इन लोगों को जगह बनानी दी जा रही थी और इंजरीज हुई और फिर आखिरकार बारी आई सरफराज खान की। आखिरकार उस लड़के को और उसके पूरे खानदान को वो मिला जो वो लोग काफी सालों से डिजर्व करते थे और जब आप कोई चीज डिजर्व करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। सरफराज खान को मिली वो भारतीय टोपी और वो विजुअल आप लोग अगर याद करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग एक पल के लिए आप सोचें कि हमारी भी आंखें नम हो। जी वो दिन कुछ बहुत अलग दिन था। कैप मिली सरफराज खान को रोहित शर्मा द्वारा उस दिन और वो नम आंखें बहुत सारी कहानियां बता रही थी सरफराज खान और उनके पिताजी के बारे में। जिस तरीके से बिदक बिदक के दोनों रोए बिना डरे कि कैमराज है हमारे ऊपर, दुनिया देख रही है, वो बस रॉ इमोशंस थे और वो दिखाता था कि कितना ज्यादा महत्व थी एक इंडिया की टोपी और इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है एक इंडिया की टोपी जो खुलेआम बांटी जा रही थी कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट। सरफराज खान ने वो टोपी पहनी, उनकी माँ थी वहाँ पे, उनके पिताजी थे वहाँ पे और सबकी आंखें नम थी। वो फुदक फुदक के रो रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और पूरे भारतवर्ष ने, पूरी दुनिया ने कुछ दिनों के लिए उनके लिए बहुत स्टोरियाँ डाली क्योंकि वो ट्रेंड कर रहे थे। कुछ समय बीता, सरफराज खान ने अपने डेब्यू में 50 रन की पारी खेली, अब रन आउट हो गए उस टेस्ट मैच में। उस सीरीज में सरफराज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। सरफराज को भारतीय टीम में रखा गया। सरफराज इंडिया के न्यूजीलैंड के जब होम टूर हुआ इंडिया में, जब इंडिया 3-0 हारी, उसमें भी खेले। 150 रन की वो पारी भी खेली उन्होंने उसमें बैंगलोर में, जहाँ पे बाकी सारे बल्लेबाज धराशायी हो गए थे फास्ट बॉलिंग कंडीशन में। सरफराज खान बहुत बेहतरीन कर रहे थे। फिर बारी आई उस काले अध्याय की जो भारतीय क्रिकेट में शायद एक धब्बा भी छोड़ गया जी, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जहाँ पे भारतीय टीम पहुंची।
वो टेस्ट सीरीज बाद में जाके बनी विराट कोहली की आखिरी टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज बनी आखिरी रोहित शर्मा की। और उसी टेस्ट सीरीज की बात है जब सरफराज खान की तरह तरह की फोटोज, तरह तरह की चीजें वायरल होने लगी। सरफराज खान पूरे टेस्ट स्क्वाड में चंद बंदों में से वो थे जिनको मौका भी नहीं मिला। बहुत रिपोर्ट्स वहां से आने लग गई कि सरफराज खान को प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। जी हाँ, सरफराज खान उस दौरे पे प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे, अनफिट हो गए थे। और जैसे ही भारत की टीम वहाँ पे 4-1 हारी, वापस आई, तो गौतम गंभीर और उनके गुंडों को किसी ना किसी की तो गर्दन काटनी थी। 2 गर्दनें कटी उस दिन। पहली गर्दन थी जो कटी उस दिन, वो थी मिस्टर अभिषेक नायर की, जिनकी शायद उनकी गलती भी थी क्योंकि वो बैटिंग कोच थे। लेकिन दूसरी गर्दन कटी सरफराज खान की और उसका कोई कारण नहीं बताया गया। बहुत लोग ये रूमर्स आए उसके बाद कि उनको इसलिए ड्रॉप कर दिया जा रहा है क्योंकि जो खबरें लीक हो रही थी ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान, उसका सारा ठीकरिया सरफराज खान के पल्ले मोड़ दिया गया और बोला गया कि सरफराज खान निहित थे वो जने जो लीक करते थे सारी खबरें, और इस वजह से सरफराज खान को टीम ने सजा दे दी और ड्रॉप कर दिया। मेरा सवाल सीधा गौतम गंभीर और सारे बीसीसीआई ऑफिशियल से ये है कि अगर सरफराज खान खबरें लीक कर रहे थे तो वो मीटिंग जिसमें आपने सरफराज खान को ड्रॉप किया और अभिषेक नायर को सैक किया, उस मीटिंग की खबरें कैसे बाहर आ गई? क्या उस मीटिंग में भी सरफराज खान थे? क्या उधर भी थे सरफराज खान जो खबरें बाहर ले आए? तो कौन लीक कर रहा है? मेरे को लगता है इसका जवाब जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे लोग, उनको पहले देना चाहिए, ना कि एक भारतीय खिलाड़ी जिसने इतनी मेहनत करी टीम में आने के लिए, उसके ऊपर आपको अपने दुश्मनी निकालनी चाहिए। आपने वहां पे बैठ के डिसीजन ले लिया, लेकिन वो बात सरफराज खान का करियर खत्म कर सकती थी। अगर कोई भी और खिलाड़ी होता जिसको पहली भारतीय टीम में आने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, उसको इस तरीके से ड्रॉप कर दिया होता, शायद वो हार मान जाता। लेकिन ये जी कहानी अलग थी, ये जी बंदे अलग थे, ये भगवान के बंदे थे सरफराज खान। ये लगे रहे, इन्होंने लगातार रन मारे और फिर बारी आई इंग्लैंड दौरे की। उस टाइम पे भारतीय टीम का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। टेस्ट सीरीज के बाद वो न्यूजीलैंड से भी घर पे हार गए थे, वो साउथ अफ्रीका से भी घर पे हार गए थे। उसके बाद आपकी टीम इंग्लैंड जानी थी और बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि क्या अब सरफराज खान टीम इंडिया में वापसी करेंगे या नहीं। और फिर से वही हुआ जी, जिंदगी ने एक और स्पीड ब्रेकर सरफराज खान को दिया। सरफराज खान को उन्होंने सीधा उस टीम से ड्रॉप कर दिया और खिलाड़ी आए वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन। आप खुद सोचिए, जिस बैटिंग ऑर्डर में वाशिंगटन सुंदर ने एक टेस्ट मैच में 4 नंबर पर बैटिंग करी हो और बाकी मैचों में साई सुदर्शन ने 3 नंबर पर बैटिंग करी हो, उस बैटिंग लाइनअप का क्या हाल होगा? वाशिंगटन सुंदर जो ना बैट्समैन है ना बॉलर है, वो 4 नंबर पे खेल रहे थे, और साई सुदर्शन सिर्फ अपने आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं, टेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा बेकार थे, 40 की भी एवरेज नहीं थी, मुकाबले उन्होंने ज्यादा खेले नहीं थे। आपने उनको सीधा इंग्लैंड में जाके सीरीज खेला, सब फ्लॉप हो गया, वहां भी हार गए। लेकिन उसी दौरे पे इंडिया ए का भी एक टूर गया था और उधर सरफराज खान ने शतक मारी थी। एक बंदा जिसने लगातार टेस्ट क्रिकेट को सब दे दिया, ये जानते हुए कि टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके का फेम नहीं है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में होता। सरफराज खान को समझ आ गया था कि ये तरीका नहीं है कि दुनिया मेरे को सुनेगी। वो समझ गए थे कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में ही खेलता रहा, मैं खो जाऊंगा, दुनिया मेरे बारे में बात नहीं करेगी क्योंकि मैं दिखूंगा नहीं, और सिलेक्टर्स तो मेरे को ऑलरेडी बाहर जाते हैं। उनको पता था कि एक ही तरीका है अपने बारे में बात करवाने का, और वो तरीका था आईपीएल में रन बनाना। लेकिन वो तो जी टेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने 1 साल लग के टेस्ट व्हाइट बॉल में मेहनत करी। वो बिल्कुल व्हाइट बॉल के ना प्लेयर होते हुए अब आज देखिए कितने बढ़िया व्हाइट बॉल के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए शानदार बैटिंग करी, आईपीएल में चेन्नई का कॉन्ट्रैक्ट लिया और अब चेन्नई के लिए बेहतरीन बैटिंग करी। क्या दिन आ गए हैं इस भारतीय क्रिकेट के कि जी टेस्ट क्रिकेट जिसको प्योरिस्ट का फॉर्म कहा जाता है, जो एक बंदा शायद से चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, इन लोगों के बाद एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बन रहा था, उसको भी आप लोगों ने नहीं बनने दिया, और उसका नाम है सरफराज खान। और इसकी सारी गलती मैं देता हूं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को। उनकी गलती है कि एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बन रहा था, एक प्योरिस्ट बन रहा था, और आपने उसको भी आईपीएल के गंद में खींच के ले गया। अब वो लड़का भारतीय टीम में वापसी जरूर करेगा टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो आईपीएल में अच्छा करेगा। ये सिलेक्शन पैरामीटर्स है आपकी टेस्ट टीम के सिलेक्शन के। ऐसा पहले भी हो चुका है कि रहाणे आ गए थे आईपीएल में अच्छा खेल के टेस्ट टीम में, लेकिन ऐसा दोबारा होगा उधर जिसको कहते हैं कि जी बेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है, ये कोई तरीका नहीं है। सरफराज खान, मैं आपको सबकी तरफ से माफी मांगना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि ये तरीका आपने बिल्कुल सही चुना। वैसे तो इसी तरीके से सब आपके बारे में बात करेंगे, मेरे अकेले गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अच्छा करोगे तभी बाकी सब भी आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन अच्छा आपको करना पड़ेगा आईपीएल में।
तभी आपके टेस्ट के कमबैक की बात होगी। मेरे को पता है ज़िंदगी फेयर नहीं है और यही कहानी का मैं एंड करना चाहूँगा सबको कह के कि जी ज़िंदगी फेयर नहीं होने वाली। अगर आप लोग सोचेंगे कि सब कुछ फेयरली चलता रहेगा और सब कुछ आपके पास आता रहेगा, वो नहीं होगा। ज़िंदगी अनफेयर होगी, ज़िंदगी मुश्किल होगी, बहुत स्पीड ब्रेकर आएंगे और बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको चलते रहना है। जो चीज़ हमने सीखी सरफराज खान से। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर जुड़ते रहें आगे।